हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और अब आज हम लेकर आए हैं, हम ऑलरेडी क्या कर रहे थे, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें अब नेक्स्ट हम कुछ और पॉइंट्स को कवर करेंगे और आज इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो हमने ऑलरेडी जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस थी वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन फ्यू मोर पॉइंट्स और टर्म्स। ओके, तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, सी हमने अभी जो पढ़ी थी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जहाँ पे हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं, हम उसको होने नहीं दे रहे हैं, बट इफ़ सम हाउ दिस प्रेगनेंसी अकर एंड स्टिल इट इज़ अनवांटेड, then it can be removed with the help of this medical termination of pregnancy. Okay, so this is the voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy. ठीक है, और induce abortion. Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which accounts to 1/5 of total number of conceived pregnancy in a year. ठीक है बेटा, now obviously MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose, है ना। ये उस पर्पज़ के लिए नहीं है कि population को reduce करने के लिए we will do MTPs. Whether to accept or legalize MTP is not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues involved in it, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें सोचा जा रहा था कि whether it should be legalized or not. Now, Government of India legalized MTP in 1971 with some strict condition to avoid its misuse. ठीक है ना, कुछ rules regulation है जिसके साथ ये MTP को follow किया जाता है। Such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female foeticide which are reported to be high in India. ठीक है, because there are certain illegal MTPs as well. तो उस चीज़ को rules के through we can avoid those one, right? So why MTP is required? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy, either due to casual, unprotected intercourse or failure of contraceptive used during coitus of rape. Okay, तो अगर unprotected intercourse है या फिर अगर contraceptive method वो failure भी हो गया, in that case we can go for MTP. MTP are also essential in certain cases where continuation of pregnancy could be harmful or even fatal either to mother or the fetus or both, है ना। अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए तो हो सकता है मदर फीटस सबको हार्मफुल हो, तो उस केस में भी MTP की जाती है। MTP आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहला कि कितने वीक तक ये सेफ होती है, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बियॉन्ड में अगर जाते हैं तो देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विद दिस MTPs. ओके, नेक्स्ट, now second trimester abortion are much more riskier. One disturbing trend observed is that majority of MTP are performed illegally by unqualified quack, which are not only unsafe but could be fatal too. क्यों की जाती है? Another dangerous trend is misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child. Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. ठीक है ना, कि मैंने आपको बोला था कि इसको हम यहाँ पे आप स्टडी करेंगे। तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एमनियोसेंटेसिस? इफ़ यू रिमेंबर, हमने यहाँ पे बात की थी कि ये क्या है, इट इज़ एम्ब्रियो और यहाँ एम्बिलिकल कॉर्ड और इस तरह से ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, इसको हमने क्या बोला था, दिस इज़ कॉल्ड दी एमनियन। और इसके अंदर जितनी भी ये फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, ये एमनियोटिक फ्लूइड जब हमें क्या करना होता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को पता करना होता है, ठीक है, फीटस के डिसऑर्डर को पता करना होता है उसके बर्थ होने से पहले ही। तो इन दैट केस हम इस एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और इसको चेकआउट करते हैं। थ्रू दिस वी आर एबल टू फाइंड आउट इज देयर एनी जेनेटिक डिसऑर्डर और नॉट। अगर होता है तो उसको हम टाइमली उसको जेन थेरेपी दे सकते हैं। ओके, तो ये इसलिए एमनियोसेंटेसिस को डेवलप किया गया था, इस टेक्निक को। बट ये मिसयूज़ कैसे होती है? थ्रू दिस एमनियोटिक फ्लूइड इट इज़ ऑल्सो दे आर ऑल्सो एबल टू चेक आउट वेदर द चाइल्ड और फीटस इज़ गर्ल और बॉय, है ना। और अगर पता चलता है कि वो फीमेल है तो वहीं पे उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज़ द मिसयूज़ ऑफ एमनियोसेंटेसिस। ओके, सो सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस फॉर बोथ फॉर द यंग मदर एंड द फीटस। ठीक है ना, इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोइटस, risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facilities could reverse the mentioned unhealthy trends, है ना। तो अवेयरनेस जितना पहुंचाया जाएगा उतना ज़्यादा ये अनहेल्दी ट्रेंड्स जो है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट आ जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या फिर इसको STI भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है। एक और नाम भी बोलते हैं वेनरल डिजीज़, या फिर हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है STDs, VD एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डिजीज़ और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड STDs, ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर एक मेल पार्टनर को है तो उससे दूसरे पार्टनर को ये डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। नाउ गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ड, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in recent year HIV leading AIDS are some of the common STDs. ये सब STDs के example है. Among these, HIV infection is most dangerous and discussed in detail in chapter 8. Now, some of these infections like hepatitis B, HIV can also be transmitted by sharing of injection needle, surgical instrument with infected person, and transfusion of blood and from infected mother to fetus too. Okay, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा ये भी कुछ रीज़न है जिसके थ्रू भी लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV ये ट्रांसमिट हो सकता है. ओके, नाउ एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्योरेबल. यानी कि मैं अगर बात करूँ कौन सी डिजीज़ है जो नॉन क्योरेबल है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिजीज़ आ जाती है. वन इज़ दी हेपेटाइटिस बी, second is genital herpes, okay, and the third one is AIDS. ये 3 डिजीज़ है जो नॉन क्योरेबल है. एक बार हो गई तो उसका कोई क्योर नहीं है, बस हम उसमें प्रिकॉशंस ही ले सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हुआ अदर डिजीज़ आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली. अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर. एक्चुअली ये डिटेक्ट क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इनके सिम्टम्स बहुत माइनर होते हैं and include like itching, fluid discharge, slight pain, swelling in the genital region. In fact, a female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptom in the early stage of the infection and social stigma attached to STDs detect the infected person from going for timely detection and proper treatment. Right? Social stigma, ठीक है, कि because it is related to your genital organs and इसका डिटेक्शन नहीं होना जिसकी वजह से उसमें टाइमली उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है पेशेंट को. दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़. अब अगर टाइमली उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो क्या क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ यानी कि बच्चे का मतलब फीटस को वॉर्म में ही मर जाना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि अगर इम्प्लांटेशन जनरली कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर होता है, बट इफ़ इम्प्लांटेशन टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब, कहाँ हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में, है ना, याद रखना. एक्टोपिक में क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है, देन दिस इज कॉल्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड दिस प्रेगनेंसी इज़ वेरी डेंजरस. ओके, इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. STDs are a major threat to healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care program. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among persons in the age group of 15 to 24 years, like age group to which you also belong. There is no reason to panic because prevention is possible. अगर prevention लेके रखेंगे, then there is no chance of these kind of diseases. One could be free of these infections by following simple principle. कौन कौन सा? Avoid sex with unknown partner or multiple partner. Always use condom during coitus. And in case of doubt, one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with the disease. तो ये कुछ precautions अगर लिए तो we can avoid such kind of diseases. ठीक है बेटा? Okay, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, which is what? Infertility. Okay, now there are certain couples who are not able to give birth to a young one, मतलब एक अपना offspring नहीं पैदा कर सकते, वो आ जाते हैं infertility. Okay, so a discussion of reproductive health is incomplete without a mention of infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. That is, they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. ठीक है ना, unprotected sex करने के बाद भी they are not able to produce children.
द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी, फिजिकल, कोजेनाइटल डिजीज़, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, इवन साइकोलॉजिकल, बहुत अलग अलग रीज़न हो सकते हैं. In India, often the female is blamed for the couple being childless, but more often than not, the problem lies in the male partner. Specialized healthcare unit जो है infertility clinics हैं, they could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable these couple to have children. ठीक है ना, तो they can help out. पहले तो disorder find out और उसी के according they can have a treatment and उसके हिसाब से they can have like couple they have their children. If where such corrections are not possible, the couple could be assisted to have children through certain special techniques which are known as assisted reproductive technologies. ठीक है ना, ART. So through this ART the couple can have children. Okay, तो चलिए अब इसे ART की बात करते हैं कि ये ART क्या होता है और उसके थ्रू कैसे किया जा रहा है. ठीक है, ART में दो कंडीशन आती है, एक होता है इन विट्रो और एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, दोनों में लिख रहे हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन. नाउ क्या मतलब समझ में आ रहा है कि इफ़ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन लैब, है ना, आर्टिफिशियल कंडीशन में, देन दिस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. एंड इफ इट इज़ टेकिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, नॉर्मल, है ना, नेचुरल कंडीशन, देन दिस इज कॉल्ड इन वीवो फर्टिलाइजेशन. पहला लेते हैं IVF. ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. होता क्या है, यहाँ पे हमने एक ओवा और स्पर्म उसको लिया. अब ओवा को क्या, या तो वाइफ से ले सकते हैं, मतलब कपल में वाइफ से, या फिर अगर वाइफ प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो किसी डोनर से ले सकते हैं. ऐसे स्पर्म भी या तो हस्बैंड से ले सकते हैं या फिर ये भी डोनर से लिया जा सकता है. दोनों को लेकर और लैब में हम इनका फ्यूज़न कराते हैं. लैब में फ्यूज़न करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे. जाइगोट बनाने के बाद नाउ दे स्टार्ट डिवीजन, है ना. अब वो ऐसा डिवीजन शुरू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, यानी कि दे स्टार्ट मेकिंग एम्ब्रियो. एंड नाउ दिस एम्ब्रियो इज ट्रांसफर इनसाइड द फीमेल बॉडी. ठीक है, अल्टीमेट जो फीमेल फीटस का डेवलप होगा वो तो फीमेल बॉडी के अंदर होगा. द ओनली थिंग इज़ व्हाट, फर्टिलाइजेशन जो है वो लैब में किया जा रहा है. ओके, नाउ ये जो एम्ब्रियो है, अगर इस एम्ब्रियो में दो कंडीशन, अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर से, ठीक है, लेस देन 8 ब्लास्टोमियर और यू कैन से अप टू 8 ब्लास्टोमियर का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करेंगे, तो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे. इफ़ यू रिमेंबर, जब जाइगोट में डिवीजन शुरू हो जाता है, नाउ इट मूव टूवर्ड्स दी यूट्रस, बट 8 ब्लास्टोमियर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है. तो यानी कि यहाँ पे 8 ब्लास्टोमियर को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, वी विल ट्रांसफ़र इन फेलोपियन ट्यूब. तो दिस इज़ नोन एज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र. फुल फॉर्म क्या, जाइगोट को इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे. ठीक है, इफ़ इट इज़ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर ब्लास्टोमियर्स, ठीक है ना, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा है, तो इफ़ यू रिमेंबर, जब 8 प्लास्टोमियर से ज़्यादा है, मरूला, प्लास्टुला, ये सब कहाँ आ जाते हैं, यूट्रस तक पहुँच जाते हैं. तब तक 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा बन चुके होते हैं. तो अब इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे हम, वी विल ट्रांसफ़र इनटू यूट्रस, एंड इन दैट केस इट इज़ कॉल्ड IUT, इंट्रायूटेरियन ट्रांसफ़र. ठीक है ना. तो पहला टेक्निक हो गया जिफ्ट, दूसरा टेक्निक हो गया IUT. एक और टेक्निक भी होता है जिसको हम बोलते हैं ICSI. ठीक है, क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी, दैट इज इंसेमिनेशन, मतलब डायरेक्ट इंसर्ट कर देना. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्पर्म को किसके थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ही कहाँ इंसर्ट कर देते हैं, ओवम में इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है ना. तो फुल श्योर आप वो इंश्योरिटी देगा कि फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा. सो स्पर्म इज डायरेक्टली इनटू द ओवम, एंड इफ दिस इज टेकन प्लेस इन लैब, देन दैट्स वाई दिस कम्स अंडर इन विट्रो. तो इसलिए इन विट्रो कैटेगरीज में इंक्लूड हो गया ICSI. ठीक है, अब बात करते हैं B कैटेगरी, दैट इज इन वीवो. ठीक है ना, इन वीवो यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी, नेचुरल कंडीशन में हो रहा है. अब इसमें भी दो कैटेगरी आती है, एक आती है दैट इज़ दी गैमीट गिफ्ट, ओके, एंड दूसरी आती है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन.
अब गिफ्ट की बात करते हैं, मतलब क्या कि इसमें गैमीट्स जो है वो गैमीट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, यानी कि ओवा जो है वो ओवा एक डोनर से लिया जा रहा है। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, द वाइफ जिसको प्रेग्नेंट होना है, जिसको प्रेगनेंसी चाहिए, वो वाइफ क्या है, ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हेल्दी ओवम नहीं प्रोड्यूस कर सकती, बट उसका यूट्रस एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो वो क्या करेगी, किसी एक डोनर मदर से या डोनर फीमेल से ओवा ले लेंगे, तो ओवा ले लिया, ठीक है, एंड दिस इज़ हाउ स्पर्म इज़ ऑल्सो टेकन। अगर स्पर्म में हस्बैंड का हेल्दी है देन इट इज़ गुड, एंड इफ़ इट इज़ नॉट देन इट इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द डोनर, एंड दो बोथ आर इंसर्टेड, ठीक है, इनटू फीमेल बॉडी। अब फीमेल बॉडी में कहाँ इंसर्ट किया जाएगा, कहाँ, क्योंकि हमें पता है फर्टिलाइजेशन फीमेल में कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। सो दे आर इंसर्टेड इनटू फेलोपियन ट्यूब, देयर fertilization will takes place and further development will takes place. That's why this is called gamete intrafallopian transfer. gamete है ना, gamete दोनों इंसर्ट किए जा रहे हैं ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या किया जाता है, स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, स्पर्म को, है ना, इसको कहाँ किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस इन फीमेल बॉडी, ठीक है बेटा। ना अगर उसको कहाँ पे या डायरेक्ट कहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं स्पर्म को, वजाइना में, या फिर इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, यूट्रस में स्पर्म को, ठीक है, फिर वहाँ से वो ट्रैवल करके फेलोपियन ट्यूब तक जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन करेगा। ये केस किस में किया जाता है, एआई तब किया जाता है जब मेल जो है उसमें स्पर्म का या तो क्वालिटी डाउन है, ओके, या उसमें मोटिलिटी कम है, स्पर्म का काउंट कम है। उस केस में क्या लिया जाता है, डोनर स्पर्म लिया जाता है। अब अगर आपने मूवी भी देखी हो विकी डोनर, उसमें यही किया जाता था, जो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म है, डोनर स्पर्म, उनको लिया जाता है और उनको जो कपल है उसमें जो वाइफ है उसकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, तो या तो सीधा वेजाइना में या फिर यूट्रस में इंसर्ट। अगर यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं IUI, दैट इज़ इंट्रायूटेरियन इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेरियन इंसेमिनेशन। सो आर यू क्लियर, ठीक है। चलिए इसको क्विकली रीड कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन बॉडी followed by embryo transfer is one of the such method. In this method popularly known as test tube baby program, इसको test tube baby बोलते हैं, embryo transfer technique भी बोलते हैं। Ova from the wife or donor, sperm of the husband or donor, है ना, are collected and induced to form the zygote under simulated condition in the laboratory। जैसा कि फीमेल की बॉडी की कंडीशन होती है वैसी कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। द zygote और अर्ली एम्ब्रियो कुड बी देन बी ट्रांसफर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, अप टू 8 ब्लास्टोमियर किया जा रहा है तो उसको बोल रहे हैं जिफ्ट, एंड एम्ब्रियो फिर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू यूट्रस, दिस इज कॉल्ड IUT, ठीक है, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट। Embryo formed by in vivo fertilization like fusion of gamete within the female also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive। अब देखते हैं इन विवो में क्या करते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं गिफ्ट of another female who cannot produce one but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। ठीक है ना, वो क्या बोल रहा है कि ऐसी फीमेल जो कैन नॉट प्रोड्यूस वन, यानी कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट एक सूटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद जो फर्दर डेवलपमेंट है उसके लिए कुछ दूसरी डिवाइसेस, इसमें से कोई दूसरा मेथड अप्लाई किया जा सकता है। ओके, then intracytoplasmic sperm injection is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the sperm ovum। ठीक है, तो वो ICSI in vitro में आएगा, राइट। Infertility case either due to inability of male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in ejaculate could be corrected by artificial insemination as I told you, है ना, sperm count कम है या वो inseminate नहीं कर पा रहा है फीमेल में ओवम को, in that case AI is used। In this technique the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus which is called IUI of female। So clear हुआ in vitro and in vivo। So though options are many, all this technique require extremely high precision handling by specialized professional and expensive instrument। तो definitely it is quite costly because इसमें बहुत specialization instrument, specialized professionals की ज़रूरत होती है।
Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. Obviously, their benefit is affordable to only a limited number of people. Emotional, religious, social factors are also deterrent in the adoption of these methods. है ना, हमारे इमोशनल अटैचमेंट भी होते हैं, तो इसलिए हम जल्दी से इन मेथड्स को अप्लाई नहीं करते हैं या इनको जल्दी से अडॉप्ट नहीं करते हैं. Since the ultimate aim of all the processes to have children, right? So in India, we have so many orphaned and destitute child who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our laws permit legal adoption, and it is yet one of the best method for couple looking for parenthood. ठीक है ना, parenthood अगर if you want to have child and if you cannot afford those kind of method due to so any kind of reason, so they can have adoption of any child, okay, needy child. So these are the techniques involved for infertile couple, right? So I think it must be clear to all of you. If you have any doubt, please let me know. I will share DPP of this whole chapter into the group. Please solve that DPP and we'll have an exam or test of this chapter on this coming Sunday. Okay, till then पढ़ते रहिए अच्छे से और हेल्दी रहिए. बाय बाय.